हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का कैरियर विल ऐप पर। फटाफट से भाई सारे बच्चे ऑनलाइन आ जाओ। इसको भी ठीक है। एसएसटी पेडागोजी की आप लोगों की क्लास है। कुछ बच्चे आ भी गए हैं भाई। एसएसटी पेडागोजी आज हम करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कमीशंस वाला। ठीक है, तो कमीशंस एसएसटी पेडागोजी में कई बारी 1 से 2 नंबर में आ जाते हैं, तो आज हमें उन्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग ना एक काम करो, अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठना। क्योंकि अगर नोटबुक लेकर बैठोगे तो साथ साथ लिख भी पाओगे। आज साथ साथ लिखना भी है भाई सभी को, ठीक है, फटाफट से। चलो, अब काफी बच्चे आ गए हैं। महेश, वीनश, चंद्रा, शोक, सुप्रिया, प्रियंका, काफी बच्चे भाई ऑनलाइन हैं। ठीक है, मैं सभी को दिख रही हूँ, सबको मेरी आवाज आ रही है भाई। आज ना वर्षा, ललिता, रीना, आशिमा, अब तो काफी बच्चे भाई आ गए हैं ऑनलाइन, तो और भी आ जाने दो, फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। मैं भाई बढ़िया हूं, आप लोग बताओ कैसे हो सभी? सब अच्छे होंगे। और ये बताओ, आज कुछ बच्चों का यूपी टेट का एग्जाम भी है भाई, यूपी टेट। ठीक है, तो आई थिंक वो उन्हें भी अच्छे से जाना चाहिए, टाइम से पहुंचना चाहिए। हाँ, विभव बोल रहे हैं मैम, आज यूपी टेट, बिल्कुल आज यूपी टेट का एग्जाम है। शाम तक पता चल जाएगा क्या आया था एग्जाम में। ठीक है, आप लोग भी देखना क्या आया था। और बताओ भाई, सब बढ़िया हो? तैयारी सबकी सही चल रही है टेट एग्जाम की, सी टेट वगैरह की? देखो, जो ये टॉपिक आज हम करेंगे ना, ये अच्छा विभव बोल रहे हैं मैं सेंटर पे ही हूँ। ठीक है भाई, अच्छे से एग्जाम देना, ज्यादा जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा सोच के आंसर देना। ठीक है, पेडागोजी और सीडीपी में तो थोड़ा सोच के ही देना पड़ेगा। मैथ्स में तो आप कैलकुलेट और रीजनिंग भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ। उत्तराखंड टेट हो गया। अच्छा, उत्तराखंड वाला टेट हो गया मीन्स, चलो कोई नहीं, दोबारा आ जाएगा जिसका क्लियर नहीं हुआ। देखो, आज जो मैं टॉपिक कराऊंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर, देखो भाई, अंकिता पूछ रही है स्टैंडर्डाइज टेस्ट को फॉर्मेटिव कहेंगे या सबमेटिव? बताओ, मैंने बताया था भाई स्टैंडर्डाइज टेस्ट कौन से टेस्ट होते हैं। आप सब बताओ, स्टैंडर्डाइज टेस्ट को हम फॉर्मेटिव कहेंगे या सबमेटिव? चलो बताओ। नहीं नहीं भाई, मैंने उत्तराखंड का एग्जाम देखा था ललिता, ज्यादा टफ नहीं आया था। टफ नहीं था, बिल्कुल भी इजी था पेपर। बिल्कुल प्रियंका, ये वाली क्लास एच टेट में भी बहुत हेल्पफुल होगी। देखो, आशिमा ने आंसर दिया है, दीपिका, सुप्रिया, सबने सबमेटिव दिया है। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं भाई? सबमेटिव, सबमेटिव होते हैं एक तो। और क्या होता है भाई इसको? इसको अचीवमेंट टेस्ट भी बोला जाता है, अचीवमेंट टेस्ट। पेपर पेन टेस्ट भी बोला जाता है, टर्म टेस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, फॉर्मेटिव नहीं होगा भाई, सबमेटिव है। चंद्रा शोक सबमेटिव है, सिर्फ सिर्फ। ठीक है, क्योंकि सबमेटिव वो टेस्ट होता है जिनको एक एक्सटर्नल्स लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव तो डेली होता है। क्यों, कोई स्टैंडर्डाइज टेस्ट हम डेली ले सकते हैं? हाँ भाई, ये साइंस, देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो क्लास आज चलेगी। साइंस पेडागोजी वाले भी ले सकते हैं, पेपर फर्स्ट वाले, पेपर सेकंड वाले। ठीक है, एसएसटी पेडागोजी वाले भी ले सकते हैं, मैथ्स वाले भी ले सकते हैं। ठीक है, ये पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है। यहां जो आज हम टॉपिक करेंगे ये आफ्टर सीटेट भी बहुत यूजफुल होगा। ठीक है, जो आज हम टॉपिक करेंगे ये सीटेट के बाद जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, जैसे सीटेट के बाद सुपर टेट होता है, ये एच टेट में तो काफी क्वेश्चन आते हैं इससे, इस वाले टॉपिक से, और सीटेट के बाद कोई DSSB का एग्जाम भी होता है, तो उसमें भी ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करे भाई स्टार्ट टॉपिक अपना। और किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ सकते हो। नहीं है डाउट तो चले भाई आगे। ठीक है, कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। कमीशंस करेंगे भारत में शिक्षा आयोग और शिक्षा समिति। देखो भाई, हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव देखो एक बार बता देती हूँ, उसका एग्जाम है भाई, विभव का एग्जाम है, तो एक बार फटाफट बता देती हूँ, क्वेश्चन जरूर आएगा। एक बार बता देती हूँ, इंडक्टिव, दूसरा है डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव के 4 फॉर्मूले हैं। एग्जाम्पल टू रूल, इसको दिया किसने था? बेकन ने, फ्रांसिस बेकन ने इसको दिया था। रूल टू एग्जाम्पल टू रूल, नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एंड फोर्थ था इसमें स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। याद कर लेना, एग्जाम्पल से रूल जा रहे हैं, यानी कि बच्चों को एग्जाम्पल पता होते हैं तो नोन टू हम अननोन जाते हैं। एग्जाम्पल कंक्रीट होते हैं, एग्जाम्पल स्पेसिफिक होते हैं। याद करने का तरीका, जब हम बहुत सारी समस्याओं का एक सिंगल सॉल्यूशन देते हैं, जैसे कि बहुत सारी समस्याओं का एक सिंगल सॉल्यूशन देना, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं? कंक्लूजन निकालते हैं, जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज सामान्यकरण, इसको अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग भी बोलते हैं। अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग किस प्रकार के बच्चों में आती है? कन्वर्जेंट थिंकिंग पाई जाती है भाई इंटेलिजेंट बच्चों में, इंटेलिजेंट बच्चों में थिंकिंग पाई जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका उल्टा है बिल्कुल, डिडक्टिव का ये दिया था अरस्तु ने, अरस्तु ने इस मेथड को दिया था, ये उल्टा है बिल्कुल। नियम से उदाहरण, नियम से उदाहरण, ठीक है, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात, अज्ञात से ज्ञात हो गया भाई। और हो गया इसमें अमूर्त से मूर्त, अमूर्त से मूर्त। थर्ड हो गया इसमें सामान्य से विशिष्ट, सामान्य से विशेष। यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ये होता है आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, मतलब बॉक्स के बाहर जाना। ये होता है विद इन बॉक्स थिंकिंग। ये क्या होता है भाई? विद इन बॉक्स थिंकिंग, ये आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग होता है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। जब हम एक समस्या के बहुत सारे समाधान देते हैं, मैनी सॉल्यूशन टू अ सिंगल प्रॉब्लम, ये किस प्रकार के, ये वाली थिंकिंग किस प्रकार के बच्चों में पाई? इसको डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग भी कहा जाता है, यानी कि अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन किस प्रकार के बच्चों में पाया जाता है? क्रिएटिव, सृजनात्मक बालकों में और जीनियस बच्चों में भी। 1 नंबर यहां से जरूर आएगा। ठीक है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट जरूर आएगा भाई, आज आपके एग्जाम में देख लेना। ठीक है, और ये भी देख लेना, बुद्धि चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका। बुद्धि चैप्टर जो है इंटेलिजेंस, उससे क्वेश्चन जरूर आएगा। मेजरमेंट ऑफ
मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का मापन, टाइप्स ऑफ बुद्धि टेस्ट। और लर्निंग चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आपके आएंगे, थोड़ा चाहो तो अभी रिवाइज कर सकते हो, मैं बता देती हूँ क्या क्या रिवाइज कर लो। ठीक है, लर्निंग चैप्टर अधिगम और बुद्धि चैप्टर कर लो, यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, इवेल्युएशन से क्वेश्चन जरूर आएंगे आज के एग्जाम में, देख लेना आप। ठीक है, चलो अभी ये क्या हुआ था, कल ही जब मेरी क्लास थी तो उसमें एक स्टूडेंट ने मुझे बोला, मैम जो आपने मुझे कराया था ना नेट के एग्जाम में, ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस आए हुए थे जो आपने बोर्ड पे कराए थे। तो देखो इसीलिए मैं बता रही हूँ क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, आप एग्जाम में देखोगे हाँ जो मैम ने बताया था वो क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो कल का ही मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चों ने बताया कि मैम आपने जो क्वेश्चंस कराए थे साइकोलॉजी नेट पेडागोजी में डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, चलो भाई करें स्टार्ट क्वेश्चंस। चलो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। करें क्वेश्चन स्टार्ट। हाँ, चलो भाई आज हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा आयोग और शिक्षा समिति। फर्स्ट है भारत में शिक्षा आयोग एवं शिक्षा समिति। फटाफट एक काम करो, आप नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठना। जल्दी करो इसको भाई। एजुकेशन कमीशन एंड एजुकेशन कमेटी, एजुकेशन कमीशन एंड एजुकेशन कमेटी, ये टॉपिक आज हम कर रहे हैं भाई। लिखा ना इंग्लिश में भी। चलो जब हिंदी में लिख दूंगी तो बच्चे बोलेंगे मैम इंग्लिश में, इसलिए मैं दोनों में लिख के चलूंगी। साथ साथ अपना पेन उठा लो। सबसे पहले आया था लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट, सबसे फर्स्ट कौन सा था? लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट, बताओ कब आया था? मैकॉले का घोषणा पत्र हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फर्स्ट है भाई मैकॉले का मैकॉले का घोषणा पत्र, मैकॉले का घोषणा पत्र, बताओ कब आया था? 1835 में आया था। इनका भाई सन पूछा जाता है। मैकॉले का घोषणा पत्र कब आया था? 1835 में। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इस सिद्धांत, इस वाले रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आई थी? इस वाली रिपोर्ट में भाई क्या क्या चीजें आई थी? पहला तो आया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके अंदर फर्स्ट क्या आया था? डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, छानने की क्रिया, छानने की क्रिया, छानने की क्रिया बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। वो किस किस एजुकेशन कमीशन के तहत आई थी? मैकॉले का घोषणा पत्र। ये सबसे पहला
सबसे पहला क्या था, एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। इस ये क्या होता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का मतलब कि भारत में ना पहले उच्च वर्ग के लोगों को इंग्लिश सिखाओ, ठीक है। जब उच्च वर्ग के लोग इंग्लिश सीख जाएंगे, जब वो उच्च वर्ग नीचे वाले वर्ग के लोग के साथ संपर्क करेगा, तो वो छन छन कर इंग्लिश नीचे वाले लोग भी सीख जाएंगे। तो उस सिद्धांत को बोला जाता है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। मैकोले ने भारत में भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया। इन्होंने क्या किया, भारत में भारतीय भाषाओं के स्थान पर भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया। अंग्रेजी भाषा को अनिवार्य किया, ठीक है, अनिवार्य किया। ये कहते हैं भाई, ये क्या कहते हैं, मेरी आवाज सभी को आ रही है भाई? ये कहते हैं कि मेरा उद्देश्य है कि इंग्लिश पढ़ने से भारतीय लोग रंग रूप में तो भारतीय रहें, पर वे उनके विचार जो उनमें उत्पन्न होंगे वो अंग्रेजी जैसे होंगे, ठीक है। हाँ भाई, ये एसएसटी पेडागोजी की क्लास है, सबको मेरी आवाज आ रही है ना? इसमें क्या बोला गया था कि ये कहते हैं, ये किस वाली भाषा को ज्यादा महत्व देते हैं, अंग्रेजी भाषा को, ठीक है। इन्होंने इस थ्योरी में बोला था, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में, कि समाज के जो उच्च वर्ग हैं उनको अंग्रेजी सिखाओ। जब उच्च वर्ग नीचे वर्ग के लोगों के साथ संपर्क करेगा, तो वो भाषा छन छन कर भाषा नीचे वाले लोग भी सीख जाएंगे, ठीक है। उसे बोला था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। और ये कहते हैं भारत में अनिवार्य इसने कौन सी भाषा को किया, अंग्रेजी को। क्यों? ये कहते हैं कि भारतीय रंग रूप में तो भारतीय हो सकते हैं, पर वो विचारों से कैसे होने चाहिए, विचार उनमें अंग्रेजों जैसे होने चाहिए, ठीक है। ये कहते हैं यूरोप साहित्य की एक अलमारी भारतीय साहित्य से बहुत आगे है, इनका ये विचार था। ये क्या कहते हैं, यूरोप की एक अलमारी भारतीय साहित्यों से बहुत आगे है, ठीक है। इंग्लिश लिटरेचर इज मच मोर देन होल इंडियन लिटरेचर। समझ आया? पहला था कौन सा, 1835 लॉर्ड मैकोले रिपोर्ट। इसमें किस वाली शिक्षा पर ज्यादा फोकस किया गया, अंग्रेजी पर। ये बोलते हैं कि हमें भारतीयों को रंग रूप में तो भारतीय रखना है, पर उनका जो विचार उनमें उत्पन्न होंगे वो कैसे होने चाहिए, अंग्रेजों जैसे, ठीक है। इसमें चीजें देखो भाई, याद करने वाली हैं, ठीक है, याद करने वाली चीजें, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, बस ये पूछा जाएगा, ये पूछ लिया जाएगा डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन से कमीशन के द्वारा आई थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी कब आई थी, 1835 में। कौन से एजुकेशन कमीशन के द्वारा, लॉर्ड मैकोले रिपोर्ट के द्वारा आई थी, ठीक है। अब बताओ भाई, ये वाला सबको समझ आया? आया तो यस लिखो और राइट भी कर लो फटाफट। देखो अब काफी टाइम मिल गया है राइट करने का, तो आप इसको राइट कर सकते हो, कर लो। हाँ भाई, ये साइंस वालों के लिए भी है, अगर समझ में आ गया है तो इसको लिख भी लो, समझ में आ गया है तो लिख भी लो फटाफट। फटाफट लिख लो भाई। अब नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकंड आया था, सेकंड कौन सा आया था भाई, 1854 में आया था। 1854 में वुड डिस्पैच,
वुड डिस्पैच रिपोर्ट कब आया था भाई? 1854 में ये रिपोर्ट आई थी। वुड घोषणा पत्र, इसके चेयरपर्सन कौन थे? चार्ले वुड। चार्ले वुड थे। इन्होंने क्या क्या काम किया? अंग्रेजी, क्या किया था इन्होंने? अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर और अंग्रेजी की अनिवार्यता, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया, को समाप्त किया। इन्होंने बोला इंग्लिश लिटरेचर ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है, और इंग्लिश जरूरी नहीं है पढ़नी, ठीक है। इन्होंने किस बात पर फोकस किया? लड़कियों के लिए 10वीं तक शिक्षा चालू, गर्ल एजुकेशन, टिल 10th क्लास, 10th क्लास 10वीं तक लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया गया कि लड़कियों को शिक्षा देनी चाहिए 10वीं तक। और इन्होंने क्या बोला? टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए, ओपन हुए भाई, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी ओपन हुए इसमें, ठीक है। 10वीं तक की शिक्षा, जल्दी बताओ, सही है भाई। इसमें देखो 3 बातें बोली गई थी। वुड इसका दूसरा नाम भाई मगना कार्ता है, मगना, ये कई बार आया है, कार्ता, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? मगना कार्ता, यानी कि महाघोषणा पत्र, महाघोषणा पत्र, ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है भाई? अदर नेम, अदर नेम। दूसरा नाम क्या है? वुड डिस्पैच रिपोर्ट का मगना कार्ता, ठीक है। ये कब आया था? 1854 में। इसके चेयरपर्सन कौन थे भाई? चार्ले वुड, चेयर पर्सन इस रिपोर्ट के, चेयरपर्सन, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला? अंग्रेजी इंग्लिश साहित्य और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया, जो कि 1835 में मैकले घोषणा पत्र में अनिवार्य किया गया था, उसको समाप्त किया। इन्होंने गर्ल एजुकेशन 10वीं तक अनिवार्य की, अनिवार्य की कि 10वीं तक लड़कियों को शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोले गए इस वाले घोषणा पत्र के अनुसार। कई बारी क्वेश्चन आया मगना कार्ता, मगना कार्ता कौन सी कमीशन का दूसरा नाम है? मगना कार्ता किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच रिपोर्ट। और ये कब आई थी? 1854 में। लिख लिया भाई सभी ने? फटाफट लिखो इसको, फटाफट भाई इसको लिख लो, जल्दी जल्दी। राइट करा या नहीं करा? देखो भाई ये क्लास है ना बाइलिंगुअल चलेगी, ना तो पूरी इंग्लिश में ना पूरी हिंदी में, ठीक है। इतनी हिंदी तो आई थिंक सभी को आती होगी। हाँ आज क्लास देखो, आज 4 घंटे की एसएससी पेडागोजी की क्लास है और 3-3.5 घंटे की साइंस पेडागोजी की क्लास है। तो आज हम आराम से टॉपिक करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। आता जरूर है क्वेश्चन, इसमें से रटी रटाई चीजें आती हैं भाई, ठीक है।
चलो भाई, लिख लिया सभी ने? सभी ने लिख लिया ना? फिर मैं इसको आगे, देखो भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगा, ना तो फुली इंग्लिश ना फुली हिंदी। नहीं नहीं, बुक देखो यहां से पढ़ लिया ना, तो इससे ज्यादा कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अपना खाना पीना लेकर बैठना, खाते रहना, चाय वाय पीते रहना, और साथ साथ लिखते भी रहना। आज ये सोचो कि पूरा दिन पढ़ना है, ठीक है? किसके साथ? मेरे साथ। ठीक है, चलो भाई फटाफट करो इसको, जल्दी से लिखो। कुछ बच्चे बोल रहे मैम वेट वेट, तो लिख लो फटाफट, फिर हम आगे करते हैं। भाई इतनी देर करना पड़ेगा आज आज के लिए। ठीक है, चलो भाई तीसरा करते हैं। तीसरे का क्या नाम है? तीसरा आया था भाई, वो सिलेबस ईवीएस और साइंस, ईवीएस एंड मैथ्स पेडागोजी का पूरा हुआ है भाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1882। 1882 हंटर कमीशन। हंटर कमीशन, हंटर कमीशन इसको बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है? हंटर कमीशन। ठीक है, चलो भाई, जिसने ब्रेकफास्ट नहीं किया वो बाद में करना, पहले क्लास ले लो, ताकि भाई हम टाइम से अपना कर सके। प्राथमिक शिक्षा, इस वाले कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा का क्या किया? विकेंद्रीकरण। प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण, यानी कि डिसेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। डिसेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। भारत में सबसे पहला शिक्षा आयोग था। भारत में सबसे पहला शिक्षा आयोग कौन सा था भाई? हंटर कमीशन। लिख लो इस बात को भी, भारत में यह पहला शिक्षा आयोग है। पहला शिक्षा आयोग कौन सा है भाई? ये वाला। ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। लो भाई इंग्लिश में भी लिख लो, इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला कमीशन कौन सा है भाई? ये वाला 1882। इसने क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण। इसका मतलब हुआ कि जो पावर्स थी प्राइमरी एजुकेशन वाली, उसको डिसेंट्रलाइज किया। उसकी अथॉरिटी बहुत सारे लोगों को दी गई कि वो अपने अपने लेवल पर काम करे। ठीक है, उसकी अथॉरिटी एक के ही पास नहीं होगी, जो उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहता है वो अपने लेवल पर कर सकता है। ठीक है, तो अथॉरिटी को क्या किया गया? डिवाइड। वो अपने अनुसार पढ़ाए, अपने अनुसार सिलेबस कंटेंट डिसाइड करे। ठीक है, तो इस वाली शिक्षा में दो ही बातें थी। एक तो ये पहला शिक्षा आयोग है भारत का, दूसरा इसने क्या किया था? प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। ठीक है, यानी कि डिसेंट्रेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। ये भाई साइंस में भी पूछा जाएगा। ठीक है, जल्दी लिखो इसको फटाफट, जल्दी लिखो इसको। लिख लिया भाई सभी ने?
ठीक है। अब चौथा आएगा भाई, फोर्थ था भाई 1911। 1911 में क्या आया था बताओ, बताओ 1911 में क्या आया था। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है जिसमें, जिसमें कि भाई ऑथोरिटी को बहुत सारे लेवल्स में बांट दिया, ठीक है। डिसीजन एक ही नहीं लेगा, जैसे स्कूल में है, टीचर्स के पास भी वो पावर दो कि वो अपने अनुसार बच्चों को पढ़ा सके, अपने अनुसार। ये नहीं कि जो हायर लेवल अथॉरिटी बोलेगी वही उन्हें करना है, नहीं। कई बार जो टीचर को करना है, ठीक है, कई बार जो टीचर को करना है वो अपने अनुसार भी कर सके, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने दिया था भाई, हाँ ये बात भी लिख लो, ये वाला कमीशन किसने दिया था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। 3 कमीशन हम कर चुके हैं। अब आ जाओ 1911 में, बताओ क्या आया था। 1911 में आया था भाई गोखले रिपोर्ट, गोखले रिपोर्ट। इनका टाइटल क्या था, अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। किसने दिया था, गोखले ने 1911 में। देखो हुआ क्या था, गोखले एक बिल लाना चाहते थे, ठीक है। सर गोखले एक बिल लाना चाहते थे जिसमें क्या था कि फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। ये 1911 में दिया था इन्होंने, पर ये लागू कब हुआ, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009 में, ठीक है, 2009 में लागू हुआ। अगर 1911 में हो जाता तो आज हमारे देश में एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता, ठीक है। उन्होंने सुझाव दिया था, इन्होंने अपना बिल पेश किया था 16 मार्च 1912 में। क्या विधेयक के सामने अपना बिल पेश किया कि वो क्या चाहते हैं, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन। पर बिल पेश हुआ, बहस हुई, पर ये बिल लागू नहीं हुआ। इस वाले बिल में सिर्फ इतना ही था कि ये क्या चाहते थे, अनिवार्यतः प्राथमिक शिक्षा। इनका बिल रिजेक्ट हो गया था, 38 वोट से इनका बिल रिजेक्ट हो गया था। कितनी वोटों से हुआ था, बिल वॉज रिजेक्टेड, बिल वॉज रिजेक्टेड बाय 38 वोट्स। 38 वोट से इस वाले बिल को रिजेक्ट कर दिया गया था कि ऐसा नहीं कर सकते। ये साइंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई निशा, जल्दी लिखो इस वाली रिपोर्ट को फटाफट। सिर्फ ये पूछा जाएगा गोखले रिपोर्ट कब आई थी, 1911 में। उसका वो उसका मेन टाइटल क्या था, अनिवार्यता प्राथमिक शिक्षा। बिल पेश हुआ था भाई 16 मार्च 1912 में। बिल पेश कब हुआ था, 16 मार्च 1912 में, ठीक है। जल्दी लिखो, चौथा हम कर चुके हैं, फिर 5वें पे आते हैं भाई। इसमें से देखो 2 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। गोखले रिपोर्ट कब आई, 1911 में। क्या था इसका टाइटल, अनिवार्यता प्राथमिक शिक्षा। सिर्फ यही 2 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। 5वीं करते हैं, जल्दी करो। बिल पास नहीं हुआ, ये बिल पास हुआ ही नहीं, ठीक है। ये बिल सिर्फ पेश हुआ था, इस पर बहस हुई, पर ये पास नहीं हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। 5वां, 5वां, 5वां क्या है, 1928, 1929। इसका नाम है हार्टोग कमेटी, ठीक है।
हार्टोग कमेटी। इसमें क्या था भाई, 11 सितंबर 1929, 11 सितंबर 1929 में हुआ क्या था भाई, हार्टोग कमेटी ने, भारत की हार्टोग कमेटी ने क्या बोला था। हाँ भाई, मैथ वाले भी ले सकते हैं इसको, ठीक है, हर सब्जेक्ट वाले ले सकते हैं इस वाली क्लास को। इन्होंने क्या किया था, हार्टोग कमेटी में क्या बोला गया था, हार्टोग कमेटी में ये बात बोली गई थी, क्या बात बोली गई थी कि इन्होंने भारत की दो मुख्य समस्याओं पर, इन्होंने भारत की दो मुख्य समस्याओं, गंभीर शिक्षा की समस्याओं को उजागर किया। दो, इन्होंने भारत की दो गंभीर शिक्षा की समस्या को उजागर किया। भाई भारत में दो इन्होंने क्या बताई, सबसे कमियां बताई कि शिक्षा में दो सबसे बड़ी कमी है। पहली है प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन, प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन यानी कि अवरोधन, अवरोधन की समस्या। ठीक है, दूसरा है, पहले तो है प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन यानी कि अवरोधन की समस्या, दूसरा है प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज इन एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज इन एजुकेशन, अपव्यय, अपव्यय की समस्या। बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बारी रिपीटेड है, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड प्रॉब्लम ऑफ स्टैग्नेशन कौन से कमीशन के तहत आया था, कौन सा कमीशन था वो, हार्टोग कमेटी। और हार्टोग कमेटी कब आई थी, 1928 या 1929। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि स्टैग्नेशन का मतलब है फेल हो जाना, फेल हो जाना। वेस्टेज का मतलब है कि प्राथमिक शिक्षा पूरे किए बगैर स्कूल छोड़ना, स्कूल छोड़ना। बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, फेल हो जाते थे, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए अगर आप एजुकेशन में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो, ठीक है। तो स्कूल ज्यादातर बच्चे कौन छोड़ते थे, ज्यादातर लड़कियां स्कूल छोड़ती थी उस टाइम पर। ज्यादा स्कूल कौन छोड़ती थी, लड़कियां। क्यों, क्योंकि लड़कियों को सेकंड दर्जा मिलता था, लड़के तो पढ़ सकते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ सकती, उस टाइम ये कंसेप्ट था। और इन्होंने क्या बोला था कि ज्यादातर वेस्टेज प्राइमरी कक्षाओं में होता है, कौन सी, प्राथमिक क्लास, प्राइमरी क्लासेस में होता है, प्राथमिक कक्षाओं में ज्यादा ड्रॉप आउट होते हैं। ड्रॉप आउट मीन स्कूल छोड़ देना, ठीक है। वेस्टेज का मतलब है प्राइमरी शिक्षा पूरी हुए बिना स्कूल छोड़ना। स्टैग्नेशन का मतलब है फेल होते हैं, अगर बच्चे फेल होते हैं तो उसी क्लास में रुके रुके रहते हैं, एक ही क्लास को बार बार पढ़ते रहते हैं और वो स्कूल छोड़ जाते हैं। तो ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी हमारी एजुकेशन में। भाई हिंदी में भी लिखा है अवरोधन, अवरोधन, ठीक है, फटाफट लिखो, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। 5 हम पढ़ चुके हैं, ये है अवरोधन। चलो इसको दोबारा लिख देती हूं यहां पर, अवरोधन यानी कि, ठीक है, जल्दी लिखो भाई फटाफट से। 5 हम कमीशंस कर चुके हैं, बहुत सारे कमीशंस आज हमें करने हैं। लिख लिया हो तो आगे चलें, साथ साथ लिख लेना इस वाली क्लास को।
देखो हमने 5 कमीशंस करे हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला था 1835। वेस्टेज का मतलब क्या है? प्राइमरी एजुकेशन पूरा होने से पहले स्कूल छोड़ देना, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन से पहले स्कूल छोड़ देना हो गया वेस्टेज। स्टैग्नेशन मतलब रुका रहना, अवरोधन। बच्चे फेल रहे हो जाते हैं तो एक क्लास में रुके रहते हैं और वो फिर स्कूल ही छोड़ जाते हैं, ठीक है। ये 11 सितंबर 1929 को इन दो समस्याओं पर क्या किया गया था? ध्यान आकर्षित किया गया था लोगों का, ठीक है। लिख लिया भाई सभी ने? अब देखो हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से। 5 कमीशन हम पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। पहला है लॉर्ड मैकॉले रिपोर्ट, कब आई था? 1985 में। इसकी क्या विशेषता थी? इसमें एक थ्योरी आई थी, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। दूसरा, इन्होंने भारतीय भाषाओं के स्थान पर किसको अनिवार्य बोला? अंग्रेजी भाषाओं को, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं क्या, वुड डिस्पैच रिपोर्ट। वुड डिस्पैच रिपोर्ट भाई कब आया था? 1854 में, ठीक है। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? चार्ले वुड। और इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजी साहित्य और अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया। गर्ल एजुकेशन 10वीं तक अनिवार्य किया। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले गए और इसका दूसरा नाम है मगना कार्ता। ये क्वेश्चन कई बार आया है। मगना कार्ता, मगना कार्ता कौन से रिपोर्ट का नाम है? वुड डिस्पैच रिपोर्ट। थर्ड है भाई हंटर कमीशन। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में, ठीक है। ये भारत का पहला शिक्षा आयोग था। इसमें क्या था? प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने पर बल दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण पर बल दिया गया था। नेक्स्ट 1911 गोखले रिपोर्ट, यानी कि अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। इसमें इन्होंने, इनका क्या था? प्राइमरी एजुकेशन को फ्री एंड कंपलसरी बनाना। इस बिल को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है, 38 वोटों से। और बिल पेश कब हुआ था? 16 मार्च 1912 में, ठीक है। इन पे बहस हुई थी पर ये बिल लागू नहीं हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। 1928 टू 1929 हार्टोग कमेटी, इन्होंने भारत की 2 गंभीर समस्याओं को उजागर किया शिक्षा की। पहला स्टैग्नेशन एंड दूसरा वेस्टेज, ठीक है। तो हम 5 पढ़ चुके हैं, अब हम 6ठा पढ़ेंगे। ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैथ्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब हम कहां तक आएगा? 1929 तक। अब आएगा 1937। सिक्स्थ क्या है भाई? 1937। 1937 बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन क्या है? बेसिक एजुकेशन बुनियादी शिक्षा योजना। बुनियादी शिक्षा योजना कौन सी है भाई? 1937 में क्या आई थी? हमारी बुनियादी शिक्षा योजना, ठीक है। इसमें क्या था? अर्निंग वाइल लर्निंग, ठीक है। इसके चेयरपर्सन कौन थे भाई? इस एजुकेशन के चेयरपर्सन थे जाकिर हुसैन, जिन्होंने वर्धा योजना दी थी। वर्धा योजना लागू कब हुई थी? 1938 में, ठीक है। इनके ये गांधी जी ने दी थी, ये वैली महात्मा गांधी ने दी थी। इन्होंने क्या बोला था? हैंडीक्राफ्ट द्वारा शिक्षा, हैंडीक्राफ्ट द्वारा शिक्षा होनी चाहिए। और इन्होंने क्या बोला था भाई? अर्निंग वाइल लर्निंग, अर्निंग वाइल लर्निंग, अर्निंग वाइल लर्निंग, यानी कि सीखने के साथ साथ कमाने पर बल दिया गया था, ठीक है। सीखने के साथ साथ कमाने पर
सीखने के साथ साथ कमाने पर बल दिया। ठीक है। सर्वोदय दर्शन पर बल देते हैं। सर्वोदय दर्शन। सर्वोदय दर्शन का मतलब बताओ क्या होता है? सर्वोदय वर्धा योजना ही बोलते हैं भाई इंग्लिश में भी। ठीक है, इंग्लिश में वर्धा योजना को वर्धा योजना ही बोला जाता है। और ये लागू कब हुई थी? 1938 में। ठीक है, इसमें क्या बातें बोली गई थी? गांधी जी कहते हैं 7 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन देनी है। 7 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? फ्री। ठीक है, एक तो इन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, और किस भाषा में? मातृभाषा, मदर टंग में। मदर टंग में इनको शिक्षा दी जानी। मदर टंग यानी कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा। हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहे हो साक्षी, आपका एकदम सही है। आगे बताओ, कोई डाउट है तो पूछ लो भाई इसमें। शिक्षा को स्वावलंबी बनाना, स्वावलंबी बनाना। बनाना, शिक्षा को क्या बनाना है? स्वावलंबी। कोरिलेशन इन एजुकेशन बताया था इन्होंने। कोरिलेशन इन एजुकेशन किसने बताया था? गांधी ने। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है बताओ? कोरिलेशन इन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कोरिलेशन का मतलब होता है कि कोरिलेशन का मतलब ये होता है बच्चों को शिक्षा जोड़, उनके वातावरण से जोड़ जोड़ कर पढ़ाई जाए, उनसे करवा करवा कर चीजें सिखाई जाएं, हैंडीक्राफ्ट द्वारा करवा कर। ठीक है, करवा कर सीखेंगे तो वो सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे, स्वावलंबी, सेल्फ डिपेंडेंट, ताकि बच्चे आगे जाकर अपनी आजीविका कमा सके, उन्हें रोजगार मिल सके। सेल्फ डिपेंडेंट शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को रोजगार दिलवाए, इसलिए इन्होंने हैंडीक्राफ्ट शिक्षा पर बल दिया। अर्निंग वाइल लर्निंग, सीखने के साथ साथ कमाने पर भी बल। सर्वोदय दर्शन यानी कि बच्चा अपनी जन्मजात शक्तियों से मिले। सर्वोदय दर्शन का मीनिंग ये है कि जो बच्चे के अंदर नेचुरल टैलेंट है ना, रटने पर बल मत दो, बच्चे की जन्मजात शक्तियों को बाहर निकालो, बच्चे में जो नेचुरल टैलेंट है उसको उससे परिचित कराओ। ठीक है, जैसे कि भाई किसी में कोई टैलेंट होता है, कई बच्चे पढ़ नहीं सकते, कोई किसी और क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, तो बच्चे की उस वाली क्षमता को बाहर निकालो और उससे उससे मिलवाओ, ताकि वो उस वाली क्षमता का पूर्ण विकास कर सके। ठीक है, जल्दी लिख लो भाई। बेसिक एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन किसने दी थी? गांधी ने। इसके चेयरपर्सन कौन थे? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की वर्धा योजना थी जो लागू हुई थी 1938 में। इन्होंने हैंडीक्राफ्ट शिक्षा पर बल दिया, अर्निंग वाइल लर्निंग, सर्वोदय दर्शन। 7 से 14 वर्ष के लिए एजुकेशन थी। मदर टंग से बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। स्वावलंबी, इस शिक्षा का उद्देश्य है बच्चों को स्वावलंबी बनाना। और कोरिलेशन इन एजुकेशन यानी कि बच्चे के वातावरण से जोड़ जोड़ कर बच्चों को चीजें सिखाई जानी चाहिए। कोरिलेशन इन एजुकेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? गांधी ने। किसमें? बेसिक एजुकेशन में। चलो जल्दी करो भाई इसको, फिर हम आगे वाला करेंगे। नेक्स्ट कमीशन पे आ जाते हैं। वर्धा योजना, जल्दी करो। वर्धा योजना क्या थी भाई? वर्धा योजना भी यही सेम थी। वर्धा योजना भी क्या है? यही सेम। कि किस किस बातों पर बाद में करेंगे, 10 करने के बाद दोबारा से रिवाइज करेंगे। ठीक है,
10 करने के बाद हम दोबारा से इस चीज को रिवाइज करेंगे। जल्दी करो। जाकिर हुसैन ने क्या किया था भाई, इस वाली बेसिक एजुकेशन को समर्थन किया था। जल्दी लिखो। लिख लिया भाई सभी ने। कोरिलेशन मीन्स संबंध। कोरिलेशन का मतलब होता है संबंध। फटाफट आ जाओ, फिर आगे चले। हो गया? नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है भाई। एसएसटी पेडागोजी की क्लास एंड साइंस पेडागोजी की क्लास इस वीक चलेंगी। चलो लिख लिया भाई सभी ने। अगला करते हैं अब। 1948 एंड 1949 राधा कृष्ण आयोग। सेवंथ है। सेवंथ क्या है भाई? 1948, 1949। राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, इसका दूसरा ठीक है, इसका दूसरा नाम है यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय। इसका दूसरा नाम है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ठीक है, ये भारत का पहला, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आजादी के बाद पहला, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट, फर्स्ट एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग। ठीक है, स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या है भाई, इसमें क्या क्या बातें बोली गई है, ये इसमें बोला गया, ये इसका गठन हुआ था 9 दिसंबर 1948 में। इसका गठन हुआ था, कब हुआ था? 9 दिसंबर 1948 में इसका गठन हुआ था। इसमें क्या किया गया था, देखो यूजीसी, यूजीसी का गठन हुआ था 1953 में। इसको संवैधानिक दर्जा मिला था 1956 में। ठीक है, 1956 में क्या मिला था इसको? संवैधानिक दर्जा मिला था। इसमें क्या क्या बातें बोली गई थी? ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं। ठीक है, क्या खोले जाए? ग्रामीण विश्वविद्यालय, पहली बात। ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं। ओपन रूरल
यूनिवर्सिटी, ठीक है। लड़कियों को लड़कों के स्कूलों में एडमिशन दिया जाए, लड़कियों को लड़कों के स्कूल में दाखिला दिया जाए, दाखिला दिया जाए। कोएड एजुकेशन का समर्थन किया था, कौन सी एजुकेशन का? सह शिक्षा। कोएड एजुकेशन का ये समर्थन करते हैं और महिलाओं को भी पुरुष के, क्या था भाई? महिलाओं को भी पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए, पुरुषों के समान वेतन दिया जाए, वेतन दिया जाए। सैलरी, लेडीज को भी सैलरी उतनी ही मिलनी चाहिए। संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, जल्दी लिखो भाई इसको। और इसमें हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा ढांचे की सबसे कमजोर कड़ी है। हमारी माध्यमिक शिक्षा, क्या बोला गया है? हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है, सबसे कमजोर कड़ी है। मिडिल एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन is the weakest education in our education system, education system। ठीक है, देखो क्या बोला गया है इसमें, क्या क्या बातें। यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी कब आया था? 1953 में, ठीक है। पर इसको संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कब इंपॉर्टेंस दी गई? 1956 में, ठीक है। और इस वाले राधा कृष्ण आयोग में क्या क्या बातें बोली गई है? पहली कि ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएं, लड़कियों को लड़के के स्कूल में एडमिशन दिया जाए, लड़कियों को भी पुरुषों के समान वेतन। देखो पहले क्या होता था, कोई सेम काम पुरुष करता था तो उसको ज्यादा वेतन मिलता था, पर वही काम अगर लेडी करती थी तो उनको वेतन कम मिलता था, पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता था। और ये क्या कहते हैं, जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है, मिडिल एजुकेशन, ये सबसे वीकेस्ट पॉइंट है हमारी शिक्षा का, ठीक है। क्योंकि इस वाली लेवल पर बच्चे पहुंचते ही नहीं है, प्राइमरी में ही क्या कर जाते हैं? ड्रॉप आउट कर जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये वाली मिडिल एजुकेशन बच्चे ले ही नहीं पाते। फटाफट इसको लिखो भाई, फिर आगे आते हैं नेक्स्ट। जल्दी करो इसको। लिख लिया सभी ने? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ठीक है, जल्दी करो। जल्दी लिख लो इसको, फिर हम आगे करते हैं भाई, ठीक है। कुछ बच्चों ने लिख लिया है, मतलब वो साथ साथ लिखे जा रहे हैं। नेक्स्ट आया था भाई मुदालियर आयोग। बिल्कुल भाई, वेस्टेज एंड ड्रॉप आउट का मतलब सेम है, ठीक है। देखो अगर बच्चे प्राथमिक शिक्षा करने से पहले ही छोड़ जाते हैं तो वेस्टेज हो गया ना शिक्षा का,
उसमें इस सेंस में मीनिंग को जोड़ दिया। ड्रॉप आउट का मतलब है स्कूल छोड़ देना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, एट्थ। एट्थ में हम क्या लिखेंगे? मुदालियर कमीशन। एट्थ में हम क्या लिखेंगे? मुदालियर कमीशन, 1952 1953। मुदालियर कमीशन, ठीक है। मुदालियर आयोग कब आया था? 1952 1953 में आया था। इन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल, बहुउद्देश्य स्कूल खोलने की सिफारिश की। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें? मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल, मल्टीपर्पज स्कूल, बहु उद्देश्य स्कूल खोलने की तैयारी, स्कूल खोलने की तैयारी, ठीक है। मल्टीपर्पज स्कूल यानी कि स्कूल प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए। और क्या था इन्होंने? 5+3+3, 5+3+3+3। फिफ्थ में क्या होना चाहिए? बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। शहरों में तो गार्डनिंग, गार्डनिंग की एजुकेशन दी जानी चाहिए, ठीक है। और गांव में कौन सी एजुकेशन दी जानी चाहिए? एग्रीकल्चर। विलेज में, गांव में एग्रीकल्चर एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहते हैं इन्होंने? चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक है, चरित्र निर्माण के लिए डिसिप्लिन, सेरिक्युलरिज्म, बच्चे का चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक क्या क्या है भाई? फर्स्ट, डिसिप्लिन होना चाहिए। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। और मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। और इन्होंने एक बात बोली थी, सामाजिक अध्ययन विषय, सोशल स्टडीज सब्जेक्ट शुड बी taught as a separate subject, सेपरेट विषय के रूप में हमें सामाजिक विज्ञान विषय को पढ़ाना चाहिए। ये इस बात की सिफारिश करते हैं, ठीक है। फर्स्ट कमीशन था जिन्होंने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया। ये कैसा कमीशन? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल किया था सबसे पहले। फटाफट लिखो भाई, इसको फटाफट लिख लो। इसमें क्या था देखो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया गया, मल्टीपर्पज स्कूल खोले गए, 5+3 बोर्ड किस किस में होना चाहिए? 5वीं में, 8वीं में, फिर 11वीं में, ठीक है। इस तरीके का इन्होंने शिक्षा पैटर्न अपनाया था। और क्या बोलते हैं? सह शिक्षा खोलने पर किसी को उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए। सह शिक्षा का समर्थन किया था। को एजुकेशन ना, कोएड, यानी कि कोएड एजुकेशन पर का समर्थन ये करते हैं। जल्दी लिख लो भाई इसको, फिर आगे चलते हैं। और भी काफी करने हैं आज हमें। ये थोड़े बड़े बड़े हैं, आगे के थोड़े छोटे छोटे हैं।
नेक्स्ट करें भाई, ये लिख लिया है तो नेक्स्ट करें। इनने भाई याद करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट का नाम है भाई आपका दुर्गाबाई, 1957। नोवा, 1957 से 1958। दुर्गाबाई देशमुख समिति, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख समिति, इंग्लिश में दुर्गाबाई देशमुख कमेटी लिख लेना, ठीक है। फर्स्ट ये क्या थी, ये क्या था भाई, इसमें नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, नेशनल कमेटी ऑन वुमेन एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन। राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर पर स्त्री शिक्षा के बारे में, गर्ल एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने किस बात पर बल दिया कि एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन इंप्रूवमेंट पर, फोकस ऑन इंप्रूवमेंट इन गर्ल एजुकेशन, स्त्री शिक्षा में सुधार पर बल दिया, इंप्रूवमेंट इन गर्ल एजुकेशन एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल, एंड सेकेंडरी लेवल। स्त्री शिक्षा, स्त्री शिक्षा के सुधार पर बल दिया गया किन्होंने, दुर्गाबाई देशमुख समिति ने, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो भाई इसको, इसमें दो ही एक ही बात थी, कई क्या आएगा भाई, देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख समिति कब आई थी, 1957-58 में। इसमें क्या था कि गर्ल एजुकेशन के इंप्रूवमेंट पर बल दिया गया था, ठीक है, गर्ल एजुकेशन के इंप्रूवमेंट पर बल दिया गया था। जल्दी लिखो। नाइनटीन 57 से 58 हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ जी ये पेडागोजी की क्लास है, हिंदी में लिख लो भाई। एट्थ वाला क्या था, देखो एट्थ वाला क्या था भाई, ये मुदालियर कमीशन था, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पर बल देता है, मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की इन्होंने सिफारिश की थी, 5+3+3+3 का फॉर्मूला अपनाया था। शहरों में बच्चों को गार्डनिंग की शिक्षा देनी चाहिए, गांव में एग्रीकल्चर की। चरित्र निर्माण के लिए 3 चीजें आवश्यक है, डिसिप्लिन अनुशासन, सेक्युलरिज्म मोरल वैल्यूज, और सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए, ये लोग उसकी सिफारिश करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नाइन्थ, नाइन्थ में क्या था, 57 से 58 में आया था दुर्गाबाई देशमुख समिति, इसमें गर्ल इंप्रूवमेंट पर बात की गई थी, स्त्री शिक्षा के सुधार पर, स्त्री शिक्षा के सुधार पर इन्होंने बात की थी, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 1964 टू 66, चलो इसका नाम बताओ। 10वां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से जरूर आता है। 10वां क्या था, 1964 से 1966, कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन, ठीक है। कोठारी कमीशन को हिंदी में कोठारी कमीशन ही बोलेंगे, इंग्लिश में इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता है इसको, इंडियन एजुकेशन
कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग कब आया था? 1964। इसका टाइटल क्या था? ये कई बार पूछा गया है। इस शिक्षा का, कोठारी कमीशन का टाइटल क्या था? एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसका ये क्या था टाइटल? ये क्वेश्चन जरूर आता है भाई। इस वाली शिक्षा क्या टाइटल क्या था? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ये एसएसटी की क्लास है। आज 4 घंटे की क्लास है भाई आप लोगों की, ठीक है? जल्दी जल्दी लिखो इसमें क्या क्या बातें कही थी इन्होंने। ये कमीशन व्यापक शिक्षा, समस्त शिक्षा के लिए था। अभी तक देखो, अभी तक जितने भी कमीशन थे, कोई प्राइमरी के लिए था, कोई अपर प्राइमरी, कोई गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है? ये वाला एजुकेशन किन, समस्त शिक्षा, समस्त शिक्षा के लिए था। होल एजुकेशन, होल एजुकेशन यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तीनों लेवल के लिए ये वाला कमीशन आया, ठीक है? इसमें क्या क्या बातें बोली गई? कॉमन स्कूल होना चाहिए, कॉमन स्कूल, कॉमन स्कूल, सामान्य शिक्षा प्रणाली, सामान्य शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। सामान्य मतलब जिसमें लड़के और लड़की एक साथ पढ़े, लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। नेबरहुड स्कूल, ये है फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये है थर्ड। नेबरहुड स्कूल, नेबरहुड स्कूल का कंसेप्ट किसने दिया था? पड़ोसी विद्यालय, पड़ोसी विद्यालय का कंसेप्ट दिया था कोठारी कमीशन ने, ठीक है? पड़ोसी विद्यालय का मतलब है, देखो स्कूल, प्राइमरी स्कूल तो 1 किलोमीटर के अंडर में होना चाहिए। प्राइमरी स्कूल कितने किलोमीटर के अंडर में होना चाहिए? 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर, अपर प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल कितना होना चाहिए? 3 किलोमीटर के अंडर में, और प्राइमरी 1 किलोमीटर के अंडर में। और एक क्या होना चाहिए? स्कूल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, स्कूल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। स्कूल कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था। स्कूल कॉम्प्लेक्स होता क्या है? देखो, स्कूल कॉम्प्लेक्स होता है जब 4-5 प्राइमरी स्कूल आपस में हो जाते हैं, ठीक है? तो एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। जब 4 से 5 प्राइमरी स्कूल एक एरिया में हो जाते हैं तो उनके लिए एक अपर प्राइमरी स्कूल होना चाहिए। इसको बोला जाता है स्कूल कॉम्प्लेक्स, ठीक है? सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर। 5वां पॉइंट है, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर देना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी चाइल्ड। जल्दी लिख लो, फटाफट लिखो भाई इसको। देखो, कोठारी कमीशन में क्या क्या बातें बोली गई हैं। इसका एक तो टाइटल क्या है? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। इसने समस्त शिक्षा पर बल दिया। स्कूल कैसा होना चाहिए? कॉमन, नेबरहुड स्कूल होना चाहिए, स्कूल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, सभी बच्चों को समान शिक्षा अवसर दिए जाने चाहिए। स्कूल कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले समर्थन किसने किया था? राजस्थान ने। राजस्थान ने स्कूल कॉम्प्लेक्स का सबसे पहले समर्थन किया था। अगर लिख लिया तो भाई आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, अभी और भी है इसमें, ठीक है? जल्दी करो इसको।
नेक्स्ट आ जाओ। 5 हो गए थे, 6। 10 + 2 + 3 एजुकेशन सिस्टम का समर्थन करते हैं। 10th 2 + हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन। 3 का मतलब है इसमें, 3 का मतलब क्या है इसमें भाई? व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए, ठीक है। और ये क्या कहते हैं भाई? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला होना चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, 3 भाषा सूत्र। पहली लैंग्वेज होगी मातृभाषा, दूसरी होगी इंग्लिश, तीसरी होगी एनी मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। 3 भाषा सूत्र का समर्थन किसने किया था? इन्होंने, ठीक है। और बजट, शिक्षा पर बजट का कितने प्रतिशत इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? बजट, बजट का 6% एजुकेशन पर होना चाहिए इन्वेस्टमेंट। जो हमारे देश में बजट होता है, ठीक है। व्यावसायिक का मतलब होता है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशनल कोर्स होना चाहिए, ठीक है। जल्दी लिखो इसको भाई। अधिक से अधिक पत्राचार शिक्षा, 9वां क्या है? अधिक से अधिक पत्राचार शिक्षा। कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन पर भी बल दिया, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन पर भी इन्होंने बल दिया, ठीक है। और इन्होंने एक बात क्या बोली? इन्होंने बोली कि कार्य अनुभव योजना चालू की जाए, कार्य अनुभव योजना चालू की जाए। वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस भी बच्चों को देना चाहिए। बच्चों को कैसे देना चाहिए? वर्क एक्सपीरियंस, बच्चों को काम करा करा कर शिक्षा देनी चाहिए। इससे बच्चों में क्या होता है? वोकेशनल, वोकेशनल एटीट्यूड डेवलप होगा। वोकेशनल एटीट्यूड का मतलब होता है व्यावसायिक अभिवृत्ति, व्यावसायिक अभिवृत्ति का विकास होगा। किससे? वर्क एक्सपीरियंस से, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं भाई इससे कि इन्होंने और एक बात बोली है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। एक इनकी स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के भाग्य का निर्माण, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है, कक्षाओं में हो रहा है। मतलब कि टीचर जैसा बच्चों को बनाएगा वैसा ही देश बनेगा। जैसा बच्चे, टीचर टीचर बच्चों को जैसा बनाएगा बच्चे भी वैसे ही बनेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, इसमें लिख लो, डेस्टिनी ऑफ इंडिया टेकिंग क्लास, टेकिंग शेप इन क्लासरूम, टेकिंग शेप इन क्लासरूम। फटाफट से लिख लो, फिर एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स हम इसमें रिवाइज करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट रह गया भाई इसमें, ऑटोनोमस स्कूल खोले जाएं, ठीक है। इसमें स्कूल कैसे होने चाहिए? ऑटोनोमस, ऑटोनोमस स्कूल,
स्वायत्त, ठीक है, जल्दी करो। कौन सा वाला मैम? ये करण कारण करण कौन दिए थे? देखो, अब इसको हम एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं भाई अपना। देखो क्या था, 1964 और 1966 में हमारा कोठारी कमीशन आया था। कोठारी आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और इसमें क्या बातें, इसमें किस वाली शिक्षा पर बल दिया गया था? समस्त शिक्षा, व्यापक शिक्षा भी बोल सकते हैं, व्यापक शिक्षा पर बल दिया गया था, तीनों लेवल की शिक्षा पर बल। स्कूल कैसा होना चाहिए? कॉमन, जिसमें लड़कियां भी पढ़े और लड़के भी। नेबरहुड स्कूल, स्कूल ने पड़ोसी विद्यालय होना चाहिए। प्राथमिक विद्यालय बच्चे के लिए 1 किलोमीटर के अंडर में होना चाहिए और अपर प्राइमरी 3 किलोमीटर के अंडर में होना चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल दूर होगा तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। स्कूल कॉम्प्लेक्स, एक स्कूल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि 4-5 जब प्राइमरी स्कूल हो जाएंगे तो उसके ऊपर एक बड़ा स्कूल भी होना चाहिए। इसका सबसे पहले समर्थन किया था राजस्थान ने, ठीक है। सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर, बच्चों को इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। नेक्स्ट, इन्होंने इस वाले फॉर्मूले का समर्थन सबसे पहले किया था, 10+2+3, ठीक है। अभी तक यही चल रहा था एजुकेशन सिस्टम। 10 मतलब 10 तक की शिक्षा, 2 मतलब 11-12, 3 मतलब वोकेशनल हाई व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है, जिससे बच्चों के अंदर ऑक्यूपेशन स्किल का डेवलप किया जा सके। और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का समर्थन करते हैं। 3 लैंग्वेज मतलब बच्चों को 3 शिक्षाएं कोठारी ही लेकर आए थे। इसको भारतीय शिक्षा आयोग लेकर आए थे, जिसका नाम रखा था कोठारी कमीशन। 3 लैंग्वेज का मतलब है, पहली भाषा होगी मदर टंग, फिर इंग्लिश, फिर कोई भी मॉडर्न लैंग्वेज। शिक्षा का 6% बजट एजुकेशन में होना चाहिए। अधिक से अधिक कोरस्पोंडेंट एजुकेशन पर इन्होंने बल दिया था। शिक्षा वर्क एक्सपीरियंस से दी जानी चाहिए, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस से बच्चों में व्यावसायिक अभिवृत्ति का विकास होता है। और इनकी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। यानी कि जैसा टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, जैसा उनको मॉड्यूल करेगा, जैसा बच्चा बनेगा वैसा ही देश बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, ऑटोनोमस का मतलब होता है कि ऑथोरिटी एक हाथ में नहीं होनी चाहिए, उसको बांट देना चाहिए। टीचर को अपने अनुसार भी पढ़ाना चाहिए, जैसा टीचर चाहे उसको अपने अनुसार परिवर्तन करना चाहिए, ठीक है। तो कोठारी कमीशन तक हमने पढ़े हैं अभी 10 कमीशन। कितने कमीशन हो गए भाई? 10, ठीक है। अभी जो 10:30 पे दूसरी क्लास है उसमें भी हम कमीशन ही पढ़ेंगे, उसमें भी अभी 10 कमीशन और बचे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से भाई नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, उस वाली क्लास में आओ, ठीक है। बाय, टेक केयर।